Hi guys, hello. This is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel IPMAT by LPT. And today here we are with our second session of our series Last Mile to IIMs, जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस का सेशन लेके आ रहे हैं थीम वाइज एंड वी आर बेसिकली कमिंग अप विद दिस सीरीज जिसमें हम पीआई को लेकर पर्सनल इंटरव्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे कुछ मेजर जनरल अवेयरनेस के टॉपिक जो कि अराउंड अ ईयर हॉट टॉपिक्स रहे हैं, राइट, एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी इन टॉपिक्स की कि आपसे ये पीआईस में पूछे जाएं. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, बिफोर वी सी कि हम क्या डिस्कस करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव अ टेक चेक, लेट मी सी एम आई परफेक्टली ऑडिबल और नॉट, एंड देन वील स्टार्ट विद द सेशन. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. Yeah, I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. I hope you guys are doing good and आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही होगी एंड आई होप आप लोगों ने कल का सेशन देखा हो जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड आपके टॉपिक्स को कवर अप किया था, जिसमें हमने फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेती हुई चली थी, राइट. तो आज हम सेकंड सेशन के साथ आए हुए हैं. एज ऑलरेडी यू गाइज नो कि सीरीज के प्लान को लेकर तो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था सीरीज का प्लान ऑन 9th ऑफ मई, और कल भी मैंने बेसिकली प्लान बताया था. सो आई फर्स्ट अगेन जस्ट लेट यू गाइज नो कि प्लान क्या है. सो 11th ऑफ जून, राइट, हमने इंटरनेशनल न्यूज, तो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंटरनेशनल न्यूज़ेस. आज 12th ऑफ जून है. टुडे 11 AM वी हैव कम अप विद जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर. अब हम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो आज के सेशन में तीन मेजर टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड the most discussed topic all around the year, right? And these are the three topics जो कि conflicted हैं, geopolitical conflict से related है. The first one, that is Israel Palestine, no doubt in that, right? 7th October 2023 से एक conflict जो है चलता हुआ आ रहा है और अभी तक उसका impact हमें देखने को मिलता है और लोगों के दिमाग में and even the world is divided on what on के इजराइल जो है गलत काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, और there are some parties, there are some people who believe कि नहीं, इजराइल जो कर रहा है इट्स वेरी गुड, राइट, टेररिज्म एंड लॉट ऑफ चीजों को कल्मिनेट करता हुआ चल रहा है, राइट. तो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो हार्ड डिसीजन इजराइल लेता हुआ चल रहा है. सो वो चीज. सेकेंड, अगेन वेरी टॉप टॉपिक फॉर दिस ईयर, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर. इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंट्रेशन हुआ पहलगांव टेरर अटैक को लेकर, तो वो हम देखते हुए चलेंगे. एंड द थर्ड मेजर टॉपिक जो हम कवर अप करने वाले हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, राइट. सो तीन मेजर टॉपिक्स होंगे जिनको हम आज के सेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज लेते हुए चलने वाले हैं. सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इट्स रिगार्डिंग, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, इट्स रिगार्डिंग इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट. देखो, अगर हम थोड़ा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में जाएं, एनएफआई से हिस्ट्री, दैट मींस एंशिएंट हिस्ट्री, तो इनिशियली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था एज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, राइट. बिकॉज अगर आप पैलेस्टाइन की लैंड को देखोगे जो आज का इजराइल है, इजराइल इंक्लूडिंग आपका गाजा स्ट्रिप एंड आपका वेस्ट बैंक, राइट. सो दैट स्पेसिफिक एरिया, दैट बेसिकली अ स्ट्रिप which present day, what present day consist of Israel nation, Gaza and West Bank. वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत रखता है. इट्स अ लैंड जहां से तीनों रिलीजन का आपका लिंक है. आपका लिंक इन द सेंस दैट इज क्रिश्चियनिटी भी वहीं से इवॉल्व हुई, जुडाइज्म भी वहीं से इवॉल्व हुआ, एंड इवन इस्लाम में भी बहुत मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपके उस लैंड पे अकर हुए. तो उस लैंड को कंट्रोल करने के लिए उस लैंड पर कौन रहेगा, किस रिलीजन का ज्यादा हक रहेगा, ये बहुत सालों से जंग चलती हुई आ रही है, बहुत सालों से कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है, राइट. लेकिन अल्टीमेटली जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होना स्टार्ट हुआ 1948 में, जब इजराइल नेशन क्रिएट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन, राइट. सो आई जस्ट गिव यू दी स्नीक पीक, तो आपको थोड़ा सा एक फ्लो दिखता हुआ नजर आएगा इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में.
तो सबसे पहली जो कहानी स्टार्ट होती है, वो कहानी स्टार्ट होती है दैट इज पैलेस्टाइन। तो जब इजराइल नेशन नहीं था, क्योंकि इजराइल नेशन वाज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 1948, बट 1948 के पहले इजराइल नेशन तो नहीं था ना। तो 1948 के पहले दैट पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स ने उस एरिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था, एंड ब्रिटिशर्स ने उस पैलेस्टाइन की जमीन, जिसको ब्रिटिश मैंडेट या मैंडेटरी पैलेस्टाइन बोलते थे, उस जमीन पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हुआ 1918 में, तो 1918 के वॉर खत्म होने के साथ ही पैलेस्टाइन की जो जमीन थी, एट दैट टाइम पैलेस्टाइन वाज व्हाट, टुडे इजराइल, पैलेस्टाइन टुडे इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा। सो दैट एरिया वाज पैलेस्टाइन। तो वो पैलेस्टाइन बेसिकली पूरा का पूरा आपके ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था, और ओटोमन एम्पायर लास्ट 400 ईयर से आपके उस जमीन पर कंट्रोल करता था, एंड जिसके चलते द all the people living in the Palestine was all Arabs, belong to the what, belong to the Islam religion, right? But इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हुआ, मास इमिग्रेशन होना स्टार्ट हुआ आपके जूइश पॉपुलेशन का जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड वॉर वन, जिसका अपोज किया गया। फिर वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, ओटोमन एम्पायर को हराया, खिलाफत सिस्टम या कैलिफ सिस्टम को खत्म किया गया, और जो पैलेस्टाइन लैंड था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई, ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई, बिकेम दी व्हाट, मैंडेटरी पैलेस्टाइन या ब्रिटिश मैंडेट, राइट। और तब भी पैलेस्टीनियंस का इमिग्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट होता है, और वर्ल्ड वॉर टू जब कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में जो मेजर चीज सबसे ह्यूमैनिटेरियन या इनह्यूमन एक्टिविटी हुई, इट वाज अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन, इट वाज अगेंस्ट द जूइश पीपल, बिकॉज जूइश पीपल के ऊपर ना सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज की गई। अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन आपको हॉलोकॉस्ट में मार दिया गया, राइट, जेनोसाइड किया गया जूइश पॉपुलेशन का by the Nazi forces. And after that, what happened? There was a lot of movement, a lot of basically struggle done by the Jewish people for what? For their own nation. उनका ये कहना था कि पैलेस्टाइन हमारी जमीन है, यहीं से हमारा रिलीजन बना हुआ है, यहीं से हमारे जो बेसिकली रिलीजियस सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है, दैट पार्ट शुड बी दी व्हाट, शुड बी दी व्हाट, इजराइल नेशन। वो इजराइल नेशन होना चाहिए, वो जूइश पीपल का एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए, राइट। जिसके, और उस समय अरब पीपल भी रह रहे थे उधर, इसीलिए यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करता है, और 1947 में एक रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन 181, राइट, जिसको पार्टीशन रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। और उस रेजोल्यूशन के चलते पैलेस्टाइन की जमीन को डिवाइड किया गया अरब और जूइश नेशंस के बीच में, राइट। अब पॉइंट ये था कि जैसे ये पार्टीशन हुआ, जंग होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो अरब्स थे, पैलेस्टीनियंस थे, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे पार्टीशन के। उनका ये कहना था कि अराउंड 1000 ईयर्स, हजारों सालों से हम वहां रहते हुए आए हैं, इस्लामिक रूल था, हमारी जमीन है। बट जूइश का कहना है कि बिफोर 1000 ईयर्स हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं, हमारा रिलीजन वहीं से इवॉल्व हुआ, राइट। तो उनका और बेसिकली आपका इन डेप्थ सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। तो इसी चलते ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और आज के दिन वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ना, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सबका कल्मिनेशन होता हुआ चला जा रहा है नाउ। तो वही चीज यहां पर बताएगी। तो देखा जाए तो इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी रिसेंटली इजराइल हमास के टेंशंस बढ़े, और उसका ही पार्ट है। उसका ओरिजिनेशन जो है, वो ओरिजिनेशन लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ, जब ज्यूनिज्म मतलब द जूइश पीपल, जो कि जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ज्यूनिज्म इज अ मूवमेंट, तो ज्यूनिज्म एक मूवमेंट था जूइश नेशन के लिए, कि भाई कि जूइश पीपल का एक नेशन बनाया जाएगा, है ना, जूइश पीपल का एक नेशन बनाया जाएगा, और जिसमें बात की गई कि दिल्ली विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूइश होमलैंड, कि जूइश होमलैंड होना चाहिए, जिसके चलते इजराइल क्रिएट हुआ बाय द यूएन रेजोल्यूशन 181 1948 में, जिसके बाद बहुत सारी जंग हुई अरब नेशंस के साथ इजराइल की, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड हुए, जिसके चलते और ज्यादा हेटरेट पैदा हो गई पैलेस्टीनियंस और इजराइलीज के बीच में, राइट। एंड फिर हमास की बात करें, हमास जो कि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन दैट इज हमास। हमास कब बना?
हमास बनता है 1987 में। और 1987 में क्यों? क्योंकि पहला इंतफादा हुआ था। अच्छा, इंतफादा का मतलब क्या होता है? इंतफादा मतलब रिलीजियस अपराइजिंग। बिकॉज 1987 तक ना आपका इजराइल जो है वो बहुत ज्यादा पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में इंटरफेयर करता था, राइट, और अपने इजरायली स्टैब्लिशमेंट कर रहा था, जिसके चलते अपने धर्म को बचाने के लिए पैलेस्टीनियंस ने इंतफादा स्टार्ट किया। दैट मींस रिलीजियस अपराइजिंग, कि धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हो? धर्म को बचाने के लिए आप अपराइजिंग करते हुए चल रहे हो, राइट, आप अपराइजिंग करते हुए चल रहे हो, राइट, जो कि एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन था, एडवोकेट कर रहा था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट ओवर द ईयर। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक्टर बन गया ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। तो हमास बहुत बड़ा आपका मेन रीजन बना जो आज हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है इजराइल पैलेस्टाइन के अंदर। देखो, अब देखिए, तो ये कुछ की हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट्स में, है ना, तो हम इनको देखते हुए चलेंगे। दैट इज, अरे भाई बस, या दैट इज 1948 का अरब इजराइल वॉर। तो जैसे ही इजराइल नेशन क्रिएट होता है बाय द यूएन रेजोल्यूशन, पहली वॉर स्टार्ट हो जाती है 1948 में। क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट को देखोगे तो मिडिल ईस्ट में ना सारी की सारी कंट्री इस्लामिक कंट्रीज है ना, एवरी नेशन इस्लामिक कंट्री, और इस्लामिक कंट्री नहीं चाहती कि कोई उस रीजन में नॉन इस्लामिक नेशन क्रिएट हो। क्या? सो अगेन, सो द पॉइंट इज कि कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं चाहती, कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं चाहती मिडिल ईस्ट के अंदर कि उस रीजन में कोई नॉन इस्लामिक कंट्री आपकी फॉर्म हो। तो इजराइल नेशन के क्रिएट होने से, जो कि नॉन इस्लामिक नेशन था, इकलौता नॉन इस्लामिक नेशन था मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे क्या हुआ? उससे जो आसपास के अरब नेशंस थे, राइट, दे वर नॉट हैप्पी, लाइक इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया एंड लेबनान। तो ये पांच नेशंस ने क्या किया? इकट्ठा जंग कर दिया आपके किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, जिसको हम 1948 अरब इजराइल वॉर बोलते हैं। जिसके चलते जैसे ही इजराइल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, नेबरिंग अरब स्टेट जो है उन्होंने अटैक किया, लीडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो इजराइल पैलेस्टीन गाजा के अंदर एट्रोसिटीज कर रहे हैं फलस्तीनियों के ऊपर, पैलेस्टीनियंस के ऊपर, ये बहुत नया है, ऐसा नहीं। 1948 में भी हुआ था। 1948 में भी बेसिकली जब डिवीजन, देखो मैं आपको एक सिंपल सी क्लैरिटी देता हूं, तब आपको थोड़ा सा ना समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप आज का मैप देखते हो तो आज का मैप कुछ आपको ऐसा कुछ नजर आता है, राइट, जिसमें आप ये देखोगे कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है गाजा स्ट्रिप। इसको हम गाजा पट्टी बोलते हैं या गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, राइट, जहां पर अभी इसराइल बहुत एट्रोसिटीज कर रहे हैं। और ये जो लैंड है इधर, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और आज के दिन अगर हम बात करें तो ये दोनों टेरिटरीज मिलकर, है ना, ये दोनों टेरिटरीज मिलकर क्या बनाती हैं? आपका पैलेस्टाइन, है ना। तो यही आज का पैलेस्टाइन है, यही आज का पूरा पैलेस्टाइन है। और ये जो आप लैंड देख रहे हो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये आज का इजराइल है। लेकिन ये हमेशा से नहीं था, है ना। जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बिफोर 1948, बिफोर द क्रिएशन ऑफ इजराइल, इस पूरे टेरिटरी को पैलेस्टाइन बोलते थे। लेकिन इवन दो जब इजराइल बना भी ना, जब इजराइल नेशन क्रिएट भी हुआ ना, तो जो रेजोल्यूशन 181 था, उसने प्रॉपर पार्टीशन प्लान बनाया था। उसने बोला था दैट के अराउंड ये एरिया, है ना, ये एरिया अरब्स को जाएगा, राइट, जो कि कंट्रोल करेंगे 45% ऑफ द लैंड पर, और ये एरिया इजराइल को जाएगा, जो कि कंट्रोल करेंगे इस लैंड का 55% ऑफ द लैंड। तो ये बात हुई थी। लेकिन जब जंग स्टार्ट हुई ना 1948 की, तो 1948 की जंग के बाद इजराइल ने पैलेस्टाइन की टेरिटरी को कैप्चर करके सिर्फ इतने टेरिटरी तक सीमित कर दिया, जो कि कंप्राइज करती है कितना? 22% ऑफ टोटल लैंड, राइट। सो 22% है टोटल लैंड का वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप आज के समय में। और वेस्ट बैंक भी धीरे धीरे आपका
खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इजरायली सेटलमेंट वहां पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, राइट। इजरायली सेटलमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये कहानी है। अब 1948 में हमें ऐसा मैप दिखना स्टार्ट हुआ, तो ये चीज हुई। फिर 1967 में भी 6 डे वॉर हुआ। ये अगेन एक मेजर इवेंट था, जहां पर 3 पावरफुल कंट्रीज, इजिप्ट, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया, ये 3 कंट्रीज ने अटैक किया राइट ऑन इसराइल। बट इसराइल ने रिटालिएट किया अपनी एयरफोर्स का यूज करके, और 6 दिनों के अंदर इस जंग को खत्म किया। और इस जंग में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों की टेरिटरीज को कैप्चर किया और हराया, है ना। और ये जंग इसीलिए 6 डे वॉर बोली जाती है। इसराइल ने कैप्चर करी टेरिटरीज इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक को भी कैप्चर कर लिया था, गाजा स्ट्रिप को भी कैप्चर कर लिया, ईस्ट जेरूशलेम सिटी भी उसके कंट्रोल में आ गई फ्रॉम जॉर्डन। बिफोर दिस वॉर ईस्ट जेरूशलेम वाज अ पार्ट ऑफ जॉर्डन, है ना। तो जॉर्डन से भी छीन लिया। फिर इंटेंसिफाइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, और ज्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है बढ़ता हुआ गया। लेकिन अब क्या था कि अब बेसिकली जब इजराइल जब नया नेशन क्रिएट हुआ था तब हटा नहीं पाए। तो अब 1990s में कैसे हटाते, तो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी समझ में आया, जो पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए लड़ रहे थे उनको भी समझ में आया कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन, लेट्स हैव अ पीस डील, है ना। हम शांति को लेकर बात करेंगे, और शांति को लेकर बात हुई। ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ। ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है इजराइल और पीएलओ के बीच में। पीएलओ क्या है? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्लो अकॉर्ड 1993, ये बेसिकली इनिशिएटेड पीस टॉक था बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ। लेकिन हमास ने ना इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई इजराइल से पीस डील करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस नेशन ने हमारे ऊपर इतनी एट्रोसिटीज करी है और जिसने हमारे लैंड पे कब्जा किया, हम उसके साथ शांति वार्तालाप क्यों करें? हम तो उसको नस्तो नाबूद करेंगे, ये हमास का इंटेंट था। फिर आगे समय बढ़ता है, हमास की विक्ट्री होती है। आपकी इलेक्शन में पैलेस्टाइन के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और उस इंटरिम गवर्नमेंट में हमास ने बेसिकली आपका इलेक्शन जीता गाजा के अंदर, जिसके चलते इजराइल और इंट्रा पैलेस्टीनियन फैक्शंस के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, डिस्प्यूट अराइज होता हुआ गया। और फिर गाजा में बहुत सारी जंग हुई, इजराइल के साथ जंग चली रही थी, है ना। मेजर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए 2008, 2009 में भी, 2012 में भी, 14 में भी। एंड अभी जो रिसेंट क्लैश हमें देखने को मिला, इस क्लैश के पहले 2023 क्लैश के पहले 7 अक्टूबर के पहले, वो 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ क्योंकि हमास जीत रहा था, हमास का अच्छा खासा कंट्रोल था आपका गाजा पर। तो गाजा स्ट्रिप पर अच्छा खासा कंट्रोल था, और इसी के चलते आपका हमास और इजराइल के बीच में हमेशा जंग चलती रही। लेकिन 2023 की जंग इतनी इंटेंसिफाई हो गई, इतनी अग्रेसिव हो गई, जिसके चक्कर में अभी तक हमें ये जंग देखती हुई नजर आ रही है। अब कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट हमें इतना ज्यादा दिखाई देता है। पहला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। हमास अपोज करता है कि भाई इजराइल जो है ना वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को, इंक्लूडिंग गाजा एंड वेस्ट बैंक। तो हमास ये बोलता है कि भाई आपने क्यों कंट्रोल करके रखा हुआ है, हटाओ वहां से, इजराइल सेटलमेंट हटाइए। वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप तो हमारा है ना, हमारे लोग हैं, हमारी टेरिटरी है, तो हमारा होगा। दूसरा, इजराइल का एक्सपेंशन जो है ऑफ सेटलमेंट इस कंटेस्टेड एरिया एक्सबरेटेड टेंशन, इसी वजह से टेंशन राइज हो गया, तो पहला। दूसरा, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो जेरूसलेम जो कि वर्ल्ड की सबसे होलीएस्ट सिटी है, इट हाउस द रिलीजियस साइट फॉर ज्यूइश, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस एज वेल, राइट। वो हमेशा फ्लैश पॉइंट में रहा, और हमास प्रमोट करता है इस्लामिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजरायली अग्रेशन। तीसरा, गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत सालों से चलते हुए आ रहे थे। तो इजराइल जो है और इजिप्ट दोनों कंट्रीज क्या करती थी, गाजा के अंदर जो भी एड आती थी, जो भी मदद आती थी इंटरनेशनली या कोई भी कंट्री के द्वारा, उसको ब्लॉक कर देते थे, मदद आने नहीं देते थे, राइट। जिससे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया। इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप गाजा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये चीज दिखाई दिया। और चौथा, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो बहुत जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टर्स लाइक यूएस जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है, वहीं कंट्रीज लाइक ईरान बैक करते हैं किसको, हमास को आपका सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से यूएस और ईरान कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं इजराइल और हमास के थ्रू, इजराइल और हमास के थ्रू। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस लेड टू दी व्हाट, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है।
देखो, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला इंप्लीकेशन कि भाई मिडिल ईस्ट जो है अनस्टेबल है, उसकी वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन पा रहा भैया, है ना। तो रीजनल स्टेबिलिटी है, इंडिया पे भी फर्क दिखा, ऐसा नहीं है इंडिया फर्क नहीं दिखा, इंडिया बहुत फर्क दिखा। इंडिया इंडिया पे फर्क इसमें दिखा, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप पे फर्क दिखा, इंडिया ईरान के रिलेशनशिप पे फर्क दिखा, राइट। तो ये चीज बताया गया कि जो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी खराब हुई मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी की पूरी, है ना। इंस्टेबिलिटी अफेक्ट्स नेबरिंग कंट्रीज, इवन जॉर्डन, लेबनान एंड इजिप्ट, है ना। और उनके रिसोर्सेज और उनकी गवर्नेंस भी क्या हो रही है, स्ट्रेन हो रही है, कम होती हुई जा रही है। दूसरा, ग्लोबल डिप्लोमैटिक एफर्ट जो है वो भी फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं लिए गए, इब्राहिम अकॉर्ड आया हुआ था 2020 में, लेकिन पॉइंट यही था कि इब्राहिम अकॉर्ड के थ्रू इजराइल और बाकी अरब नेशंस के बीच में रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही थी। लेकिन हमास जो है हमेशा से वो इशू रिजॉल्व रहा, हमें हमास के साथ टेंशन हमेशा से अनरिजॉल्व रहा, हमास के साथ कभी भी पीस टॉक हो ही नहीं पाई, राइट, कभी भी इशू रिजॉल्व हो ही नहीं पाया। और तीसरा, ह्यूमन राइट कंसर्न, राइट। तो ह्यूमन राइट कंसर्न बहुत हैं, इसराइल के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि भाई बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है गाजा के अंदर, व्हिच रेजेस इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बोथ इजराइल एंड हमास, स्पेसिफिकली इसराइल, राइट। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिसके चक्कर में हमें आपका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखना पड़ता है आपके इजराइल हमास जंग के, राइट। इजराइल हमास जंग के चक्कर में इतने जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए, now we jump on to the second topic again, very interesting topic, very much important from our examination perspective, right, and highly expected कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, that is पीआई में पूछा जाए मेजरली, that is ऑपरेशन सिंदूर, है ना। 7th ऑफ मई को जब आप उठे होगे, इंस्टा खोला होगा, सबसे पहला पोस्ट अगर आपके सामने आया होगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, यही इमेज आपके दिमाग में प्रिंट हो गई होगी, और जिसमें ये बोला था जस्टिस सर्व्ड, दैट मींस कि 22 ऑफ अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगांव के पास 22 मिडोज में जब टेररिस्ट अटैक होता है, पहलगांव में टेरर अटैक होता है, जिसके चलते इंडिया ने रिटेलिएट किया उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके बेसिकली पर्सनल्स के ऊपर, टेररिस्ट पर्सनल्स के ऊपर, आपके जो लोकेटेड थे पाकिस्तान एंड पीओके में, है ना, इंक्लूडिंग बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, इन सब जगह अटैक किया, 9 लोकेशंस पे अटैक किया, और तब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर को एक इवेंट नहीं था, कंटिन्यूइंग इवेंट था, जो कि 7th ऑफ मई से स्टार्ट होकर आपका 10th ऑफ मई तक चला, क्योंकि 10th ऑफ मई को इवनिंग में फिर फाइनली सीज फायर हुआ, राइट, फाइनली सीज फायर हुआ। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझे तो वाई इन द न्यूज, तो वही लिखा गया कि एक टेरर अटैक हुआ बाइसरन मिडोज में, मिडोज मतलब होती है वैली, है ना, फुटहिल्स ऑफ दी फुटहिल्स, बेसिकली फुटहिल्स को बोला जाता है ना, पहलगांव में, ऑफन रिफर्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड, तो पहलगांव को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, जिसके चलते अराउंड 26 सिविलियन डाइज। हाउ मेनी पीपल डाइड? 26 पीपल डाइड, जिसमें से 25 इंडियंस थे और 1 नेपाली सिटीजन था। और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था दी रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, जो कि आर्म्ड ग्रुप माना जाता है लश्कर तैयबा का, है ना, तो प्रॉक्सी आउटफिट माना जाता है लश्कर तैयबा का, राइट। तो उसने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये पहलगांव अटैक हमने किया, टेरर अटैक हमने किया, राइट। और रेजिस्टेंस फ्रंट को इंडिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्ट डाउन किया गया, यूएपीए के अंदर 2023 में ही लिस्ट डाउन हो चुका था। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, राइट, यूएपीए। अब ये अटैक देखो, कोइंसिडेंटली ये अटैक कोइंसाइड करता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की विजिट पर थे और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस इंडिया की विजिट पर थे, है ना। तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज विजिटिंग साउथ अफ्रीका एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस टूर ऑफ इंडिया, तो दिस शोज व्हाट, दिस सेंड दी व्हाट, अ प्रोवोकेटिव जियोपॉलिटिकल मैसेज, एक जियोपॉलिटिकल मैसेज गया, है ना, कि आप ये देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नहीं इंडिया के अंदर, और इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी आ रखे थे, और ये पहला मेजर टेरर अटैक हमें देखने को मिला आप, जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया कश्मीर के अंदर, सिंस जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया 2019 के अंदर, राइट, 2019 के अंदर ये चीज बताया गया। इस वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया हमारी आर्म फोर्सेस ने। तो अब टेरर ग्रुप किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी? टीआरएफ ने क्लेम करी, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम किया, जो कि लश्कर तैयबा का ऑफ शूट है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी। कब फॉर्म हुआ? 2019 में फॉर्म हुआ।
टीआरएफ इमर्ज होता है एक सिग्निफिकेंट प्लेयर इस रीजन के अंदर। बिलीव किया जाता है कि ये लश्कर ए तैयबा का ही फ्रंट है ना, और इन्वॉल्व है बहुत सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स में। 2023 इन द मंथ ऑफ जैन हमारे देश की गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टीआरएफ को डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, राइट 1987 सॉरी, उसके अंदर इन लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये बेसिकली टेरर ग्रुप की कहानी है। अब उसके बाद इंडिया ने क्या रिटेलिएट किया, इंडिया ने फिर क्या किया, जैसे ही पहलगांव अटैक होता है सबसे पहले इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन की गई थी 1960 में, उसको उन्होंने एबियांस पे रखा। अब एबियांस का मतलब क्या होता है, देखो एबियांस की जब हम बात करते हैं, एबियांस का मतलब है ऑन होल्ड, होल्ड पे रख देना, राइट, होल्ड पे रख देना, उसको एबियांस बोला जाता है। और इस ट्रीटी में ये बोला गया कि जो इंडस और इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब टोटल 6 रिवर्स, राइट, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इन 6 रिवर्स जो कि इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और फ्लो करती हैं आपकी पाकिस्तान में, इनको डिवाइड किया जाएगा। और बोला गया कि वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम और चेनाब, इन पे कंट्रोल पाकिस्तान का होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इनके पानी को यूज नहीं कर सकता, यूज कर सकता है बट डैम नहीं बना सकता। और जो रिमेनिंग ईस्टर्न रिवर्स हैं, 3 रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज, उस पे पूरा का पूरा हक इंडिया का होने वाला है, राइट, इंडिया का पूरा हक होगा। तो इसी वजह से इंडस वाटर ट्रीटी यही था कि डिवीजन कर रहा था, राइट। और इधर बेसिकली पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी है रिगार्डिंग कहां से फ्लो होती है, क्या है, राइट। एंड बताया ये गया कि 1960 में बेसिकली ट्रीटी साइन की है, किसने करवाई थी, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान इतने अच्छे दोस्त तो नहीं है कि आपस में ट्रीटी कर लें, तो इट वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, है ना। तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट करवाया था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले इसको बोला कि भाई ये सस्पेंड है, मतलब ये एबियांस में है, होल्ड पर है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ये पहलगांव अटैक हुआ। फिर शार्क वीजा एग्जम्पशन सर्विस, तो बेसिकली शार्क की जब हम बात करते हैं, रीजनल ग्रुपिंग है साउथ एशियन कंट्रीज का, राइट, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। और टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, टोटल 8 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, आपका मालदीव्स, नेपाल एंड व्हाट, एंड पाकिस्तान। तो ये कुछ 8 कंट्रीज हैं। और ये जो 8 कंट्रीज हैं, इन 8 कंट्रीज के बीच में रीजनल ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं शार्क, नोन एज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इन शार्क नेशन में एक सर्विस बेसिकली चलती है जिसमें यह बोला जाता है कि अमंग द सार्क नेशन अगर आप 26 कैटेगरीज में फॉल करते हो, राइट, कैटेगरीज में फॉल करते हो। अब ये 26 कैटेगरीज क्या है, ये 26 कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स डिप्लोमैट्स, ज्यूरिस्ट, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, राइट, एंड लॉट ऑफ बेसिकली पीपल। तो 26 कैटेगरीज अगर आप फॉल करते हो, तो अगर आप शार्क नेशन में घूमोगे तो आप वीजा फ्री घूम सकते हो, विदाउट टेकिंग अ वीजा you can visit any shark nation, right? But the point is, जैसे ये चीज हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने शार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम को कैंसिल कर दिया, राइट। देन क्लोजर ऑफ अटारी बागा बॉर्डर, तो अटारी बागा बॉर्डर को भी क्लोज किया गया। अटारी बागा बॉर्डर जहां पर आपकी रीट्रीटिंग सेरेमनी होती है, हम देखते हैं इंडिया के जवान, पाकिस्तान के जवान बेसिकली अपना पावर शो करते हैं, एनर्जी शो करते हैं। अटारी बागा बॉर्डर जो कि पंजाब, है ना, पंजाब में है, इंडिया पाकिस्तान का रूट है, पार्टीशन के दौरान बना हुआ रूट है, पार्टीशन में यहां से बहुत सारे लोग गए और आए भी, उसको बंद किया गया। तो बागा बॉर्डर जो कि आर्मी पोस्ट है लाइंग ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बॉर्डर यूज किया जाता था माइग्रेंट्स के द्वारा जब वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो क्रॉस करते थे बॉर्डर को। बागा बॉर्डर लोकेटेड है 32 किलोमीटर फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर है। ये बॉर्डर ड्राइव करता है अपना नाम बागा, क्यों, क्योंकि एक गांव का नाम था जो कि पंजाब प्रोविंस, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहां लोकेटेड है। इधर ये जो अटारी बागा बॉर्डर है, ये किस रोड पर है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पर, जो कि कनेक्ट करता है अमृतसर को आपके लाहौर से। और ये प्लेस जो है बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ बागा बॉर्डर सेरेमनी, जिसको बीटिंग रिट्रीट आपकी बॉर्डर सेरेमनी भी बोला जाता है। फिर डिप्लोमैट जो है, बेसिकली पाकिस्तान के जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे इंडिया के अंदर, उनको परसोना नॉन ग्राटा बोल दिया। अब ये परसोना नॉन ग्राटा मतलब क्या होता है, परसोना नॉन ग्राटा इज अ व्हाट, इज अ क्या बोलते हैं, परसोना नॉन ग्राटा इज अ आपका ये दिस थिंग,
लैटिन टर्म, और इसका मतलब होता है आपका अनवेलकम्ड पर्सन, मतलब आप इंडिया में बिल्कुल भी वेलकम नहीं हो, राइट। तो अनवेलकम्ड पर्सन, क्या आप अगर इंडिया में हो तो आप वापस जाइए, राइट। अनवेलकम पर्सन बोल दिया गया मिलिट्री एडवाइजर्स को, पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स को कि अनवेलकम पर्सन है, जस्ट लीव दिस नेशन एंड गो टू योर आपका पाकिस्तान। नाउ आफ्टर दैट डिप्लोमेटिक पर्सनल्स को भी रिड्यूस किया गया, पूरा क्लियरली लिस्ट डाउन किया गया कि डिप्लोमेटिक पर्सनल्स पाकिस्तान एम्बेसी में जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है वो होंगे मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, 30 से ज्यादा डिप्लोमेट्स नहीं हो सकते। ये मेजरली एक्शंस लिए गए। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के कुछ आपके आपके की हाइलाइट्स हैं। पहला देखा जाए, हमने सबसे पहले 9 टेरर लिंक्ड साइट्स पर बॉम्बिंग की गई, 21 बॉम्ब्स फेंके, इंक्लूडिंग आपके बहावलपुर और मुरीद के, जो कि हेडक्वार्टर माना जाता है, बहावलपुर हेडक्वार्टर माना जाता है जैश ए मोहम्मद का, और लश्कर तैयबा बेसिकली हेडक्वार्टर उसका मुरीद के। फोकस क्या था हमारा, फोकस था कि हम बेसिकली ऑपरेशन कैरिड आउट करें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मेथड कौन से यूज किए गए, तो देखा जाए तो ये बेसिकली ऐसा था कि जहां पर हमने प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स का यूज किया गया और ड्रोन्स का हमने यूज किया, राइट, कामिकाजे ड्रोन्स, राइट, ल्यूटरिंग म्यूनिशंस जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, है ना, हारूप ड्रोन्स बेसिकली जो इजराइल से हमने खरीदे। फिर ऑपरेशन सिंदूर का नेचर क्या था, नेचर यही था, वेरी फोकस्ड, कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी था। इंडिया की तरफ से एस्केलेट करने का मतलब नहीं था इंडिया को, इंडिया का मतलब था कि भाई जो परपेट्रेटर्स है उनको लेसन मिलना चाहिए, तो लेसन देने की बात की गई थी। जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, इंडिया ने ये बोला कि भाई ऑपरेशन जो है वो हमारा कमिटमेंट जो है, राइट, अकाउंटेबिलिटी फॉर टेररिस्ट बिहाइंड द पहलगाम अटैक, उसके लिए कि परपेट्रेटर्स को प्रॉपर क्या मिलना चाहिए, पूरा का पूरा जस्टिस सर्व होना चाहिए। तो जस्टिस सर्व हमने करने के लिए, पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए, रिटेलिएशन के लिए हमने ये एक्शन लिया, हमने ये एक्टिविटी करी, राइट, ये चीज यहां पर बताया गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अब देखो, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, अगेन अ वेरी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक, रशिया यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन की जब हम बात करें, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, एज ऑपरेशन सिंदूर एंड एज आपका इसराइल हमास, बल्कि उससे भी ज्यादा, है ना। तो इसका अगर हमें कहानी पढ़ना है तो पहले देखो, तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो बहुत क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है रिसेंट टाइम्स का, जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को बहुत आपका फर्क डाला। ये टॉपिक ऑफर करता है एक प्रॉपर केस स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी और ग्लोबल गवर्नेंस में, राइट, है ना, एक बहुत अच्छा रिच केस बेसिकली शो करता है। इट्स अ वेरी रिच केस स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस की। अब अगर हम यहां पर बात करें तो फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की यहां पर हम बात करते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका जो रूट है, वो रूट कहां से आता है, रूट आता है जब सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर का ना डिसोल्यूशन हुआ 1991 में। सोवियत यूनियन को बोलते हैं यूएसएसआर, और आपको याद होगा यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ ना, टोटल 16 कंट्रीज बनी, इंक्लूडिंग रशिया ऑल्सो, इंक्लूडिंग रशिया। यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी एज अ बफर जोन बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। तो यूक्रेन बेसिकली एक बफर जोन, एक बॉर्डर की तरह काम करता था, एक बैरियर की तरह काम करता था, जो कि वेस्टर्न यूरोप और रशिया को डिवाइड करता था, राइट। और हमेशा से वो फोकल पॉइंट रहा है ऑफ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को लेकर। और रशिया ने अभी क्या किया, 2014 में रशिया ने यूक्रेन की एक टेरिटरी थी क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। क्रीमिया जो कि एक पेनिनसुला एरिया है, पेनिनसुला रीजन है, पेनिनसुला रीजन है, और वो पेनिनसुला रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत बहुत मिनरल्स, बहुत सारे सोर्सेज है वहां पर, इस वजह से, राइट। और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है ईस्टर्न यूक्रेन में, उसने बेसिकली इस करंट वॉर को स्टेज किया। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सोवियत यूनियन, राइट, के डिसइंटीग्रेशन के बाद, डिसोल्यूशन के बाद रशिया यूक्रेन के कैसे रिलेशंस रहे।
तो देखा जाए आफ्टर द यूक्रेन इंडिपेंडेंस ना, यूक्रेन ने बेसिकली सोचा कि वी विल बी हैविंग अ क्लोजर टाइज विद वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, मतलब हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा झुकेंगे, ये यूक्रेन का मानना था। इसलिए वो नाटो की तरफ झुका, ईयू की तरफ झुका। और रशिया को ना हमेशा से ये था, हमेशा से वो खतरा नजर आता था कि अगर यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चला गया, नाटो का पार्ट बन गया, ईयू का पार्ट बन गया, तो वो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना। फिर एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ था, मिन्स्क अग्रीमेंट, और ये सबसे बड़ा फोकल पॉइंट था रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर का। इस अग्रीमेंट में बात की गई थी कि भाई हॉस्टिलिटीज जो है ईस्टर्न यूक्रेन का, वो बेसिकली क्या किया जाएगा, सीज किया जाएगा, बट वो फेल हो गया, है ना। और जिसके चलते टेंशंस और ज्यादा बढ़ गए, और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। अब कॉजेस क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यू डोंट हैव टू बेसिकली जंप ऑन टू द फैक्ट्स। पहले तो मैप को देखो, मैप देखोगे क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, रीजंस को समझो कि क्या रीजंस है। दे वोंट बी आस्किंग यू कि भाई ये बताओ कि रशिया रशिया ने क्रीमिया की किस टेरिटरी पे कंट्रोल किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि मेन कॉजेस बताइए कि रशिया यूक्रेन वॉर क्यों चल रहा है। पहला, जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, क्योंकि रशिया जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन बैरियर है रशिया और वेस्टर्न यूरोप के लिए। और अगेन रशिया को चाहिए कि यूक्रेन उसके साथ रहे, लेकिन यूक्रेन जो है वो हमेशा नाटो और यू का पार्ट बनना चाहता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है। और ये बिल्कुल गवारा नहीं है आपके रशिया को, राइट। रशिया बेसिकली वेरी अनएक्सेप्ट वेरी 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 मच एंगर रिगार्डिंग दिस इशू कि भाई हमें मतलब नहीं है ना। और यूक्रेन को बिल्कुल भी नेटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नेटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो यूक्रेन हमेशा से बोलता है कि उसे ना नेटो और ईयू की मेंबरशिप चाहिए, रशिया इसका अपोज करता है। तो एक रीजन ये रहा। दूसरा, क्रीमिया और डॉनबास का कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली क्रीमिया पर भी एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2013-2014 में, और डॉनबास जो कि ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, उसको भी एनेक्स किया। तो एनेक्सेशन हुआ आपके क्रीमिया का, और रशिया सपोर्ट फॉर सेपरेटिस्ट इन डोनस्टाक एंड लुहांस्क, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू नेशंस। तीसरा, एनर्जी पॉलिटिक्स। तो जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन का बहुत बड़ा रोल है एज अ ट्रांजिट कंट्री फॉर रशियन नेचुरल गैस। तो रशिया की जो नेचुरल गैस यूरोप में जो जाती है ना, वो यूक्रेन के थ्रू जाती है, राइट। तो जिसके चक्कर में एक और इकोनॉमिक डायमेंशन जो है वो रशिया के लिए खड़ा हो गया कि अगर यूक्रेन उस तरफ चले गए तो भाई हमारी नेचुरल गैस की पाइपलाइन चली जाएगी। तो ये है। और फिर वेस्टर्न सैंक्शंस। तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए, जिसके चलते और इंटेंसिफाई हो गया वॉर, है ना। और नेटो के एक्सपेंशन की बात की गई है, नेटो को एक्सपेंड किया जाएगा। तो वेस्टर्न इंपोजिशन ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, जिससे प्रॉपर पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ नेटो इनटू यूक्रेन, जिससे फर्दर रिलेशनशिप और स्पेंड हो गए। तो ये कुछ आपके 4 रीजंस है जिसके चलते हमें रशिया यूक्रेन वॉर इतना ज्यादा लाइमलाइट में दिखा, इतना ज्यादा हमें एक्टिव दिखने को नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या की डेवलपमेंट्स हुए, है ना। तो की डेवलपमेंट समझना, 2022 में फुल स्केल इन्वेजन, मतलब फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो 24 फरवरी 2022 रशिया ने लॉन्च किया मिलिट्री इन्वेजन यूक्रेन के अंदर। साइड किया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं एंड दे नीड टू व्हाट, denazify the Ukrainian government and act as a widely condemned as a violation of international law। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखे, क्योंकि रशिया पे बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट थी, वेस्टर्न कंट्रीज डिपेंडेंट थी नेचुरल गैस को लेकर। तो भाई एनर्जी क्राइसिस अराइज हो गए। तो वॉर डिसरप्टेड एनर्जी सप्लाईज लीडिंग टू दी व्हाट, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और गैस के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़े। दूसरा, फूड सिक्योरिटी। तो यूक्रेन और रशिया वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है फूड के, राइट, ये रियलिटी है। और यूक्रेन रशिया आर द मेन एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड फर्टिलाइजर, बट इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ग्लोबल फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई और इन्फ्लेशन बहुत ट्रिगर हुआ। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन जो है डिस्प्लेस हुए, और एक अपने आप में लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस जो है रिसेंट हिस्ट्री में क्रिएट हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स रहा? वेस्टर्न कंट्रीज का रिस्पॉन्स ये रहा कि उन्होंने सबसे पहले तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, राइट। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। नेटो ने इंक्रीज कर लिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस ईस्टर्न यूरोप में, और बिलियंस इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड वर प्रोवाइडेड टू यूक्रेन, और बिलियंस ऑफ आपका मिलिट्री और इकोनॉमिक एड जो है यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया। तो ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज का रिस्पॉन्स था। नाउ द क्वेश्चन अराइज
कि भाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या क्या लिए गए, है ना, क्या क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए गए रोकने के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं, राइट, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ना बहुत हमें नजर आई कि बहुत कमजोर है। जैसे यूएन यूएन कुछ कर ही नहीं पाया, है ना, तो यूएन का फेलियर सबसे बड़ा यही है कि यूएन कॉल्ड फॉर सीज फायर एंड फैसिलिटेटेड ह्यूमैनिटेरियन एड, बट हमेशा फेल होता हुआ गया, है ना, कि डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाया, जिसके चलते रशिया, क्योंकि वीटो पावर लगा देता है सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि रशिया वाज अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। दूसरा, टर्की ने मीडिएशन करने का सोचा कि भाई टर्की बोल रहा है कि हम मीडिएशन करेंगे, तो टर्की कोशिश भी करता है, तो टर्की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फैसिलिटेटिंग ग्रेन एक्सपोर्ट अग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी। ईयू और नेटो का भी बहुत बड़ा रोल है, तो ईयू नेटो अगर यूक्रेन को पुश नहीं करते मेंबरशिप देने का, ये जंग होती ही नहीं। तो यूरोपियन यूनियन नेटो भी प्रोवाइड कर रहे हैं रोबस्ट सपोर्ट टू यूक्रेन, फोकस कर रहे हैं कि भाई रशिया के ऊपर सैंक्शंस और मिलिट्री एड ना मिले, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो उनका हमेशा से कंटेंशियल इशू रहा, तो डायरेक्ट उनकी वजह से जंग हो रही है और वो खुद जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, लाओ पैसा लो, जंग करते चलो, जंग करते चलो। क्लियर, ये चीज है। देन चाइना की पोजीशन, तो चाइना की पोजीशन ये कि चाइना ने न्यूट्रल स्टांस ले रखा है, चाइना हैज टेकन अ न्यूट्रल स्टांस एंड इवन इंडिया आल्सो टेकन अ न्यूट्रल स्टांस, और वो बेसिकली बोलना चाहता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, राइट, और वो अपने रशिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो ये बेसिकली इंपैक्ट है रशिया यूक्रेन वॉर का, राइट, ये इंपैक्ट है रशिया यूक्रेन वॉर का, और ये डिप्लोमेटिक कुछ एफर्ट्स लिए गए। सो गाइस, दिस इज व्हाट द सेशन अबाउट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें हमने अराउंड आपके कुछ 3 मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि 3 ही मेजर चल रहे हैं अभी दुनिया के अंदर, एंड वी बेसिकली एक्सपेक्ट कि और ज्यादा ना बढ़े कॉन्फ्लिक्ट, राइट, अगर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, सो देयर इज नो डाउट कि वर्ल्ड वॉर 3 दूर नहीं है ना। एंड या सो गाइस, दीज आर दी सम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कि हॉट टॉपिक्स रहे ऑल अराउंड द ईयर, इवन 2 इयर्स से हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टुमारो, और टुमारो हमारा जो सेशन होने वाला है दैट इज अबाउट इकोनॉमी को लेकर, जिसमें हम आरबीआई की इकोनॉमिक न्यूज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज, उनको कवर करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? सो गाइस, दिस इज व्हाट द सेशन इज ऑल अबाउट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। इसको आराम से सुनना, समझना, थोड़ा सा अपना ओपिनियन क्रिएट करना, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, राइट, फॉर द पीआईज ऑन दीज 3 मेजर टॉपिक्स, आई कैन गारंटी ऑफ दैट। चलो, सो गाइस, दैट्स इट, इसके बियॉन्ड आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी दैट्स इट, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस, बाय बाय।